So hello everyone, welcome back to the channel, and today what I'm going to discuss with you is the preparation plan for CLAT 2027. I hope all of you are busy in your exams. किसी को बोर्ड देना है, किसी को 11th के बाद एग्ज़ाम है, किसी की तो उसके प्रिपरेशन में आप सब लगे हुए हो. But meanwhile, it is very important to if you are targeting law or one of the most important prestigious entrance exam CLAT को अगर आप टारगेट कर रहे हो, then first you must have a consideration, at the same time you must have a plan. और in case अगर आपकी बोर्ड ठीक ठाक चल रही है और 11th के सब्जेक्ट्स पे कंट्रोल ठीक ठाक से है तो आपको इनफैक्ट CLAT की तरफ अभी से ही देखना चाहिए, बिकॉज एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आगे डिस्कस करूंगा. सो बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, दिस इज अ बिगनर्स प्लान. मतलब जो अभी स्टार्ट करने को सोच रहे हैं, ज़रूर बोर्ड एग्ज़ाम है, पेपर देना है, ये वो 10 चीज़ें हैं, बट आपके दिमाग में अगर कहीं भी एक प्लान है, यू हैव अ कॉल और यू आर प्लानिंग टू गो फॉर CLAT, ये जो डिटेल्स आज यहाँ देने वाला हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, राइट. CLAT ने लास्ट ईयर कुछ चेंजेस भी किए ना, उन चेंजेस को कंसिडरेशन में रखते हुए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए सोची हुई हैं जो अभी मैं डिस्कस करूंगा. सो यस, वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. सब्जेक्ट वाइज सारी की सारी डिस्कशन, एज यू कैन सी सब्जेक्ट वाइज सारी की सारी डिस्कशन करेंगे. सबसे पहली चीज, आई एम जस्ट प्लानिंग और आई हैव अ थॉट दैट आई शुड गो फॉर CLAT. तो एक बिगिनर के दिमाग में क्या पॉइंट्स है जिसको उसको कंसिडरेशन में रखना चाहिए और फिर प्रिपरेशन की तरफ जाना चाहिए. सो आई बिलीव मेनली देयर आर 3 पॉइंट्स जो आपको अल्टीमेटली आपके एंड गोल तक पहुंचाता है, एंड इन विच किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये तो CLAT की बात तो खैर होगी ही, सो किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज अंडरस्टैंडिंग द पेपर पैटर्न. जैसे अगर मैं CLAT की ही बात करूं तो CLAT का पेपर कैसा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सारी कॉल्स, सारी जो बैक ऑफ माइंड जो प्रिपरेशन होती है वो आपको करनी पड़ेगी, जहां से आपका बेस क्रिएट होता है. सो एट फर्स्ट यू मस्ट हैव अ क्लियर कट नॉलेज अबाउट योर पेपर. जो भी चेंजेस हुए पीछे, अभी क्या चेंजेस हुई हैं उसके रिगार्डिंग भी आपके पास अपडेट होनी चाहिए. एट द सेम टाइम एग्जैक्टली किस तरीके की प्रिपरेशन की नीड है वो आप तभी कर पाओगे जब आप अपने पेपर को अच्छे से समझोगे. नाउ सेकेंड पॉइंट इज, किसी भी प्रिपरेशन को करने के लिए टाइम की नीड पड़ती है. अब यहीं पे वो बात आती है जो मैं अभी थोड़ी देर पहले भी कर रहा था. कई सारे स्टूडेंट सोच रहे हैं कि अभी बोर्ड दे ले फिर देखते हैं, या अभी 11th में हूँ तो अभी एग्जाम्स दे लेता हूँ फिर देखता हूँ. देखो ये सारी चीज़ें, और वैसे भी ये सब एग्जाम्स मतलब मंथ तक तो वो कैरी कर ही लेते हैं, तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा कहीं किल ना हो जाए, क्योंकि बैचेस उसके अकॉर्डिंग भी आती है ना, या प्रिपरेशन उसके अकॉर्डिंग ही होती हैं. और इफ़ यू आर हैविंग इनफ टाइम, और कुछ चीज़ें होती हैं जो टाइम के साथ ही इंप्रूव होती हैं. इट इज़ नॉट ओनली अबाउट सिलेबस. CLAT इज नॉट एग्जाम जिसको सिलेबस कंप्लीट करके सिर्फ कवर कर लिया जाए. तो जो दूसरी चीज़ है जिसको आपको कवर अप करना होता है उसके लिए यू डेफिनेटली नीड सम टाइम. और ये चीज़ स्टूडेंट्स शायद बाद में रियलाइज़ करते हैं, और ये मैं हर साल देखता हूँ. टाइम रहते जब चीज़ों को अपडेट किया जाता है, बताया जाता है, इनफैक्ट मेंटरशिप में भी या करियर काउंसलिंग में भी जब ये सब बातें मैं करता हूँ तो वहाँ पे स्टूडेंट्स को शायद वो बात हिट नहीं होती है, लेकिन बाद में फिर वही कहते हैं कि टाइम ज़्यादा निकल गया. सो टाइम इज़, आई बिलीव, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपको रखना ही होगा अगर आप CLAT के प्रिपरेशन में जाना चाहते हैं. तो नाउ विद दैट कंसिस्टेंसी चाहिए. मतलब ये कि ऐसा नहीं है कि अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया तो ठीक है सर, अभी 1.5 महीने का गैप ले लेते हैं, तो स्टार्ट तो कर ही दिया है, गैप ले लेते हैं फिर प्रिपरेशन में करेंगे, एग्जाम दे ले, ये जो भी है. फिर आपने स्टार्ट करा, फिर ब्रेक लेते हो, फिर स्टार्ट करते हो बीच बीच में. रेगुलर कॉन्टिन्यूस प्रोसेस चाहिए. वो 1 ईयर आपका डेडिकेटेड चाहिए इफ यू आर लुकिंग फॉर टॉप NLUs, है ना. अभी आप बात करते हो नालसार की, NLS की, NLU दिल्ली फॉर दैट मैटर, CLAT के थ्रू नहीं, NLET के थ्रू ही, चाहे जो भी. तो अगर आप अच्छे और बड़े कॉलेजेस की बात कर रहे हो NLUs की, तो उसके लिए आपको टाइम तो देना पड़ेगा, प्लस आपकी कंसिस्टेंसी चाहिए ही चाहिए, रेगुलर एफर्ट चाहिए. देन ओनली दीज थिंग्स विल कन्वर्ट ऑब्वियसली इनटू रिजल्ट. जो आपका फाइनल गोल होता है, वो रिजल्ट तक पहुंचने के लिए क्या क्या चीजें करनी होंगी, उसी को इन 3 स्टेप्स में अभी समझने की कोशिश करते हैं. आगे की डिटेलिंग देखते हैं. पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं. एक एक पॉइंट को डिटेल में, बहुत माइनर सी बातें
जो शायद आपने शायद अभी पीछे नहीं सुनी है। पीपल आर लाइक रीडिंग इंप्रूव करो, ये करो, खत्म हो गई कहानी, है ना। अभी करंट का पैटर्न देख लो एक बार प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर आगे आते हैं, अभी डिटेलिंग सारे सब पे जाएंगे। तो सबसे पहले एक बार क्लैट जस्ट हैव अ लुक कि क्लैट की रिक्वायरमेंट क्या क्या है, एलिजिबिलिटी से लेके बाकी सारी चीज़ों की। तो सबसे पहले बात करूं एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी कंसोर्शियम, ये चीज़ हर किसी को पता होनी चाहिए। स्टैब्लिशमेंट वगैरह 2017, खैर ये एग्जाम की चीज़ें नहीं, बट क्राइटेरियाज वगैरह की बात करूं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए 45% एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 12th में होनी चाहिए आपके पास जनरल एंड ओबीसी के लिए, एंड देन 40% फॉर SC ST, राइट। एजुकेशनल को आफ्टर एजुकेशन क्वालिफिकेशन। जनरली एग्जाम डेट की बात की जाए तो एग्जाम डेट जो है वो दिसंबर ही होता है इनका, और उसमें भी मान के चलो आप फर्स्ट संडे इज फिक्स, इनके लिए तो फर्स्ट संडे ही है जो हमेशा वो कंडक्ट करते हैं। देन आफ्टर दिस नंबर ऑफ क्वेश्चंस 120, एंड यहीं पे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आगे डिस्कशन होगी, जो सब्जेक्ट्स हैं कि कहां से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सब्जेक्ट्स इनको आपको कंट्रोल करना होगा। 120 क्वेश्चंस, विद दैट यू आर गिवन 120 मिनट्स विच इज 2 hours। तो यहां से आपको ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी होगी। फॉर 1 क्वेश्चन यू हैव 1 minute ओनली, है ना। पर क्वेश्चन यू आर हैविंग 1 minute ओनली। तो वो टाइम एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। और थोड़ी देर पहले जो मैं कह रहा था, कुछ चीजें टाइम के साथ ही इंप्रूव होती हैं, एंड दैट इज बेसिकली योर स्पीड, है ना। क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग विद द कंप्लीशन ऑफ सिलेबस, यस यू विल बी डूइंग, बट कहते हैं कि स्पीड विद इन अ क्लास और 2 classes नहीं होती, उसके लिए यू नीड सम टाइम। सी अभी से स्टार्ट करने के पीछे जो रीजन होते हैं वो यही होते हैं, जितने बच्चों ने अभी हमें ज्वाइन कर लिया उसके पीछे रीजन ही यही होती है, सो दैट बाय द मिड ऑफ दिस ईयर, मे बी जुलाई और अगस्त तक, जुलाई मैक्सिमम, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, और उसके बाद पूरा का पूरा फोकस सिलेबस की तरफ नहीं, आपके स्कोर के पीछे जाएगा, जहां आप स्पीड से लेके मॉक से लेके हर एक चीज पे काम करना शुरू करते हो इन डिटेल। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, टाइम की कंसिडरेशन होनी ही चाहिए। नेक्स्ट, मोड ऑफ एग्जाम इज ऑफलाइन। तो इनकेस अगर आपके दिमाग में चल रहा है कि भाई मैं ऑनलाइन प्रैक्टिस कर लूं, क्या नहीं पॉसिबल है, ऑफलाइन आपको मॉक्स वगैरह देने ही पड़ेंगे। नेगेटिव मार्किंग होती है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग इज देयर, 0.25 जो लिखा हुआ है। मीडियम इज ओनली इंग्लिश, एंड यहाँ पे अभी एक क्वेश्चन भी है, देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स, अभी पीछे मैं करियर काउंसलिंग सेशंस भी मैंने बहुत अटेंड किए, तो उसके अंदर भी मैंने देखा स्टूडेंट्स वर आस्किंग कि सर मेरा बैकग्राउंड थोड़ा हिंदी जैसा ही है, हिंदी मीडियम है, तो क्या मैं कर सकता हूं, या आई एम प्योरली हिंदी मीडियम स्टूडेंट, तो ये क्लैट क्या मेरे से पॉसिबल है। अगेन यू नीड टाइम। अगर आप टाइम लेके आते हो, हर कुछ पॉसिबल है, हर चीज पॉसिबल है, राइट। एंड एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स पीछे गए हुए हैं जिनका बैकग्राउंड कहीं से भी इंग्लिश मीडियम का नहीं था, एंड अभी नालसार से लेके और RJNLU तक में बैठे हुए हैं, राइट। सो एज लिमिट की लास्ट में बात करूं तो एज लिमिट एज सच नहीं होती इसमें। आपकी ये कुछ क्राइटेरियाज हैं क्लैट के लिए जो आपको पता होनी चाहिए। इफ यू आर नॉट फॉलोइंग इनटू दिस क्राइटेरिया, स्पेशली एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप एलिजिबल नहीं हो, राइट। नाउ आफ्टर दिस जो सबसे पहला पॉइंट था, अंडरस्टैंडिंग द पेपर। यहां पे जो आपको समझना है, जिसके बारे में जिसके लिए आपको प्रिपेयर होना है। सब्जेक्ट्स एट फर्स्ट, टोटल देयर आर 5 सब्जेक्ट्स, नॉलेज आपको इतनी होगी। इंग्लिश, देन वी हैव लीगल, वी हैव करंट अफेयर CA, वी हैव रीजनिंग, एंड वी हैव DI। आई नेवर से दैट मैथ्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के नाम पे वो DI ही पूछते हैं, सो DI मैं सीधा सीधा कहता हूं। ऑन एन एवरेज, जो एज पर क्लैट कंसोर्शियम चलूं, तो ऑन एन एवरेज इतने क्वेश्चंस होते ही हैं। इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस आप जरूर देखोगे, लाइक 30 क्वेश्चंस यहां हो गई, तो इधर उन्हें पूछ लिया 28, ऐसा हो सकता है। यहां उन्होंने 26 जो अभी इस बार हुआ, फिर यहाँ पे 12। तो कुछ इस अभी जो मैंने यहाँ रखा है वो लास्ट ईयर का ही करंटली रख दिया। रीजनिंग में जनरली 24 क्वेश्चंस ही होते हैं, बट अभी उन्होंने 26 भी पूछ लिया था, तो अगर यहाँ 24 रखा तो हेयर दे विल बी आस्किंग 30 क्वेश्चंस। कभी यहाँ 32 कर लिया, तो कभी यहाँ 26, वो 1-2 नंबर का जंप इधर उधर वो करते हैं। ऑन एन एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस कुछ इस तरीके के होंगे आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर। नाउ सब्जेक्ट्स के प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिटेलिंग अभी दूंगा, ध्यान से समझना
क्या क्या चीजें अभी आपको करनी है, एंड रीसेंट पेपर को ध्यान में रखते हुए मैं डिस्कशन करने वाला हूं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आई देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स जो कहते हैं डीआई सर नहीं हो रहा, अभी मैं आपको कुछ कैच दूंगा उसके रिगार्डिंग। एंड एक बात और यहां मैं मेंशन कर दूं, अभी क्लैट के पेपर में, एंड स्पेशली इफ यू टॉक अबाउट दिस ईयर 2026 क्लैट, डीआई वाज द गेम चेंजर। इनफैक्ट रीजनिंग को ही ज्यादातर लोग कह रहे हैं और उसके पीछे के रीजन मैं बाद में दूंगा, बट मैं समझता हूं जनरली डीआई इज योर टर्निंग पेपर, जहां जिस सेक्शन को एक ह्यूज क्राउड यूज टू लिव दैट डीआई वाला सेक्शन, वहां से क्वेश्चंस बनाते ही नहीं है, या बनाते भी तो बहुत कम सॉल्व करते हैं। सो डीआई इज गोइंग टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल आपके इस थ्रू आउट द प्रिपरेशन और जर्नी के अंदर पेपर अंडरस्टैंडिंग में। नेक्स्ट एंड आई बिलीव द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट PYQ, previous year question papers. See, it is very important for everyone who is planning to start their preparation or journey. ये बहुत जरूरी है उनके लिए कि एक बार PYQ देखें, क्योंकि वहां से आपको एग्जैक्ट पैटर्न का पता चलता है ना कि भाई क्या चेंजेस हुए हैं या किस सेक्शन के अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं, द पैटर्न दे आर फॉलोइंग, और फिर इमीडिएटली क्या चेंजेस वो लेके आते हैं, तो आपको एग्जैक्ट आइडिया मिलता है। कोई भी कुछ भी बोल के ऐसा बोलता है कि चलो रीडिंग इंप्रूव करो, इट्स फाइन, रीडिंग इज रिक्वायर्ड, बट जो चेंजेस हुए वो भी तो समझना जरूरी है ना, बिकॉज अभी ये लास्ट टू लास्ट ईयर भी हुआ था, इस साल भी हुआ है, स्पेशली रीजनिंग के अंदर तो हुआ ही हुआ है, राइट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको PYQ एक बार जरूर देखना चाहिए, पेपर को एनालाइज करना चाहिए, एटलीस्ट 2 to 3 ईयर्स, एटलीस्ट मैं समझता हूं 2 to 3 ईयर्स का पेपर जो है वो आप एक बार जरूर से देखो। अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है पेपर की, यहां जो फर्स्ट पॉइंट था, ये अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है अगर आप एक कॉल भी ले रहे हो क्लैट की प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो, और इसके लिए ये 2 मेन पॉइंट्स हैं जो आपको दिमाग में रखना है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था, प्रिपरेशन पार्ट। नाउ अभी पेपर की जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपने देख ली, कर ली, डन। अब आते हैं प्रिपरेशन वाले पार्ट पे, सेकेंड पॉइंट प्रिपरेशन पॉइंट, और यहां पे मैंने सबसे पहली ही बात लिखी थी, नीड टाइम। सी गाइज, अगेन यू नीड सम टाइम, आपको टाइम देना ही पड़ेगा, आपको टाइम चाहिए। इनफैक्ट इफ समवन इज सीरियसली लुकिंग फॉर क्रैक दैट पेपर, रिजल्ट चाहिए, तो आपको टाइम देना पड़ेगा। अब चाहे आप बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हो, या फिर यू हैव टू गो फॉर द 11th एग्जाम, 12 के लिए आपको टाइम लेके जाना चाहिए। एंड मैं समझता हूं अभी से ही अगर आप लगते हो विल बी अ गुड कॉल, राइट। इतना भी ज्यादा अभी आप मत दो चाहे तो टाइम, बट आपको टाइम तो देना ही पड़ेगा। यू शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशन नाउ। बोर्ड और ये सारी चीजें हैं, इज फाइन, 45% चाहिए होता है। अगर कोई सीरियस डेडिकेटेड बंदा है, स्टूडेंट है, सोच रहा है मेरे को लॉ और LLB की तरफ ही जाना है, तो 45% की नीड होती है 12 के अंदर। खैर, यू एक्चुअली नीड सम टाइम, और इसके पीछे 1-2 रीजन और मैं बताऊं। वंस अगेन एज आई सेड, सिलेबस जो ये पॉइंट है ये जरूर आपका हो जाएगा, राइट। सिलेबस वाले पार्ट में कहीं कोई प्रॉब्लम एज सच नहीं है, ये आपका हो जाएगा विद इन 6 months, यू विल कवर दैट, 6-7 months इनफ होंगे। बट इसके साथ साथ जो आपकी स्पीड इंप्रूवमेंट वाली बात होती है, आपकी रीडिंग को इंप्रूव होने वाली जो बातें होती है, ये सब चीजें विद इन 2 months 3 months नहीं हो पाती, और स्पीड तो डेफिनेटली नहीं। सी, इफ यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम नाउ, मोस्ट प्रोबेबली, जैसे अगर मैं हमारे यहाँ की बात करूँ, लीगल एड की बात करूँ, तो यहाँ पे जनरली वी यूज टू स्टार्ट मॉक बाय द मंथ ऑफ अप्रैल। सो 7-8 months का आपको पूरा का पूरा ड्यूरेशन मिलता है मॉक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, विच इज अ ह्यूज ड्यूरेशन ऑब्वियसली। उसमें फिर नंबर ऑफ मॉक्स भी मैटर करेंगे, जहां आप 50 मॉक्स लगा के जाते हो और जहां आप 20 मॉक्स लगा के जाते हो, दोनों में बहुत फर्क है, ठीक है। सो ये सब चीजें अभी एकदम से नहीं बढ़ती, इंप्रूव नहीं होती, इसके लिए आपको टाइम चाहिए ही चाहिए। अब ये बात जिनको समझ आती है इज गुड, फाइन, जिनको नहीं समझ आती है वो अपने अकॉर्डिंग कॉल लेते ही है कि चलो हो ही जाएगा, कोई बात नहीं। खैर, नेक्स्ट पॉइंट इज सिलेबस। अभी एक एक सब्जेक्ट के को डिटेल में लूंगा, कहां से क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए उस पर भी बात करूंगा। वो सारी ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सिलेबस के रिगार्डिंग सब्जेक्ट वाइज अभी नेक्स्ट विद इन 2 minutes अभी स्टार्ट करने वाला। सो सिलेबस यस आपको कंप्लीट करना ही है अगर प्रिपरेशन में जाना है। एंड देन ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हर कोई बोलता है, मैं भी बोल रहा हूं, यू हैव टू वर्क ऑन योर रीडिंग, यू हैव टू इंप्रूव योर रीडिंग एट एनी कॉस्ट। बिकॉज अगर आपकी रीडिंग अच्छी नहीं हो पाती है तो यस, देयर आर सो मेनी सेक्शंस और सब्जेक्ट्स
इनफैक्ट टॉपिक्स जहां पे आप शायद फंसोगे, आपकी अगर रीडिंग नहीं होगी या फिर आप सॉल्व करने भी लगे हो, यू विल बी नॉट एबल टू कंप्लीट द रीडिंग पार्ट ऑफ द लेट्स से पेपर विद इन टाइम फ्रेम। तो ये बहुत जरूरी है, यू शुड इम्प्रूव योर रीडिंग। और इसके लिए तो आप अभी से घर बैठे ही काम में लग जाओ, है ना। डेली न्यूज़पेपर रीडिंग जो हर कोई कहता है, दैट ओल्ड स्कूल मेथड, वही है इंपॉर्टेंट फैक्टर। रीडिंग को इंप्रूव करो, उससे बहुत सारी चीजें इंप्रूव होती हैं, उस पर आऊंगा, बातें होंगी। सो प्रिपरेशन में ये 2-3 चीजें हैं जो आपको देखनी होगी। अब डिटेल में जरा बात करते हैं इस पे, द सिलेबस पार्ट, एंड लास्ट पॉइंट होगा आपका वो रिजल्ट वाला पार्ट। बट पहले एक बार सिलेबस वाले पोर्शन में चलते हैं। और मैंने कहा था सबसे पहले पॉइंट भी मैंने यही लिया हुआ है, क्वांटिटेटिव टेक्निक, जिसको कहते हैं डीआई, जिसको डीआई कहते हैं, है ना, उस पर अभी बातें होंगी। अब ऐसा है कि डीआई को कवर करने के लिए क्या मेरे को मैथ्स पढ़ने की नीड है, और बहुत हेवी मैथ्स की नीड है, जो मैथ्स के कई सारे जगहों पे मैंने देख लिया और कई सारे लोग वो चीज कराते ही है। सो नाउ दिस इज माय थॉट, माय एक्सपीरियंस, और लेट्स से एक्सरसाइज पेपर को देखने के बाद जितना मैंने समझा है, माय जो भी फाइंडिंग्स है मेरी, बेसिकली अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे, अगर मैं डीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, टॉपिक्स एंड टेक्निक्स आपको मेनली कवर करने को क्या क्या है। तो टेक्निक्स में यहां पे आपको अपनी कैलकुलेशन एक्टिविटी पे काम करना है, जितनी फास्ट हो सके अपनी कैलकुलेशन को इंप्रूव करना होगा। व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज दिस डीआई मींस, सॉरी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेक्निक मींस डेटा इंटरप्रिटेशन, डीआई वाला सेक्शन होगा हार्डकोर, विच मींस आपको अपने टेक्निक्स को इंप्रूव करना है। नाउ विच काइंड ऑफ टेक्निक, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन स्पीड। अब एक बार फिर से सोचो, ये कैलकुलेशन स्पीड पे बात हो रही है, इसको आप एक क्लास लेके इंप्रूव कर लोगे क्या? इफ समवन इज वीक, इफ समवन इज नॉट एबल टू गेट दैट परसेंटेज वैल्यू, मैंने पूछा कि 25 का लेट्स से आप मुझे बता दो 12%, व्हाट इज द 12% वैल्यू ऑफ 25? तो ये चीज दिमाग में होनी चाहिए। अगर ये चीज कोई दिमाग में कर लेता है, वेल एंड गुड, नहीं कर पाता है तो फिर दिक्कत है। अब ये चीज एकदम से सुनते ही या एक क्लास लेके इंप्रूव नहीं होती, इसके लिए यू नीड सम टाइम, यू हैव टू, आई मीन यू विल इंप्रूव दीज थिंग्स बाय विद द टाइम ओनली, विद द टाइम ओनली। और कोई इसमें मतलब मैजिक नहीं है कि भाई ये छड़ी घुमाई और हो गया सब कुछ। सिलेबस जरूर कंप्लीट हो सकता है, टॉपिक जरूर आप कवर कर सकते हो। अब यहां अगर मैं टॉपिक्स की बात करूं, टेक्निक के अलावा जो दूसरी चीज जिसके लिए आपको ऑब्वियसली क्लास या प्रिपरेशन की जरूरत पड़ती है, टेक्निक्स के लिए भी, टॉपिक्स की मैं बात करूं, ऑन फिंगर्स मैंने सिर्फ 5 टॉपिक्स रखे हुए हैं, ध्यान से देखो। इसके अलावा कोई और पढ़ना चाहता है, वेल एंड गुड, बट अगेन आई बिलीव जितनी एनालिसिस मेरी हुई है पेपर को लेके, मैं समझता हूं फिर थ्रू विद दीज 5 टॉपिक्स, 1-2 और इसमें चाहे तो कोई ऐड कर ले। टाइम एंड वर्क तो मैंने लिख ही दिया है इसमें, SI CI वगैरह, टाइम स्पीड डिस्टेंस, ये सब 1-2 और टॉपिक आप चाहो तो ऐड कर लो, बट मेनली ये है, इनफैक्ट मैं समझता हूं इसमें भी ये 3-4 ही है जिधर से डीआई के क्वेश्चंस जनरली फॉर्म होते हैं, जनरली। तो ये टॉपिक्स अगर आप कवर कर लेते हो, मैं समझता हूं क्लैट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैथ्स वाला काम है वो डन हो जाता है। और यही अब इसके बाद एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे है, वो है डीआई के सेक्शन की प्रैक्टिस, क्योंकि क्वांटिटेटिव टेक्निक का मतलब ही डीआई है। तो आपको केसलेट काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो है वो बनाने होंगे, जो बुक आई गेस हर कोई जिधर से भी जहां भी क्लासेस लेता है हर किसी के पास वो चीज होगी, जैसा वी यूज टू प्रोवाइड एज वेल। सो डीआई जो आती है वो केसलेट के फॉर्म में एक होती है, और एक होती है बार चार्ट, पाई चार्ट वाली। एज सच वो डीआई आपके क्लैट के अंदर नहीं पूछते, केसलेट काइंड ऑफ डीआई इज इंपॉर्टेंट, तो उसकी भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इन टॉपिक्स को कवर किया, नाउ लेट्स से इंप्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ दीज टॉपिक्स इन दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो केसलेट होंगी, जो प्योर डीआई है, जिस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। तो ऑब्वियसली इसको तो आप मिस नहीं कर सकते, इसकी तो प्रैक्टिस बहुत हेवी करनी पड़ेगी आपको। इसकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी तो हेवी प्रैक्टिस तो आपको अल्टीमेटली इसी करनी है, ठीक है। सो ये मैं समझता हूं क्वांटिटेटिव टेक्निक के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी नीड होगी। नाउ आफ्टर दिस लेट्स टॉक अबाउट दैट जनरल नॉलेज। मैंने जानबूझ कर जनरल नॉलेज लिखा है, मैंने सीए नहीं लिखा। हर कोई कह रहा है सीए है, क्लैट के अंदर सीए कर लो, ये कर लो, इतने मंथ्स का कर लो, इतने मंथ्स का कर लो, फाइन। बट एक जो सबसे बड़ी मिस्टेक है वो ये
कि आप सिर्फ सीए के पीछे भागते हो, जबकि देखा भी होगा क्लैट के सीए के सेक्शन को देखो, लिखा हुआ है करंट अफेयर विद जनरल नॉलेज। क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि अगर उन्होंने एक पैसेज दिया और उधर से क्वेश्चंस वो पूछते हैं तो उसकी पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, डायनेमिक्स बेसिकली जिसे हम कहते हैं वो पूरा कवर करते हैं। सो प्लीज ये मिस्टेक आप मत करना कि मैं सीए के पीछे भाग रहा हूं और सिर्फ अभी करंट इवेंट्स को सिर्फ पढ़ रहा हूं, रेस्ट मेरे को देख लेंगे बाद में जाके। सो करंट इवेंट से सिर्फ मतलब नहीं है, आपको कहीं ना कहीं एक टॉपिक के पूरे डायनेमिक्स को करना है, वो पूरा पोर्शन कवर करके लेके जाना है, राइट। सो यस, करंट अफेयर इज इंपॉर्टेंट। जब भी आप करंट अफेयर को पढ़ते हो तो ये पार्ट जरूर से कवर करो। जो सेकंड पॉइंट मैंने लिखा है, कवर द डायनेमिक्स का मतलब ये है कि उसकी पूरी, कहते हैं ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सब कुछ निकाल के आपने रख लिया। लाइक सपोज वी आर हैविंग T20 वर्ल्ड कप राइट नाउ, अभी स्टार्ट हो चुका है। तो अब आप अभी क्या हुआ, किसने जीता, कैप्टन कौन था, वेन्यू क्या थी, इतनी सी बात से बात नहीं बनती। यू शुड स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग कि भाई वो पहली बार कब हुआ, किसने जीता, कौन कैप्टन थे उस टाइम पे, अभी तक मैक्सिमम टाइम किसने जीता है, ये पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, प्रीवियस किसने जीता था, लाइक फर्स्ट वाज आल्सो इंडिया, प्रीवियस वाज आल्सो इंडिया, 2007 के अंदर पहली बार हुआ था। तो ये सारी की सारी जो कहते हैं ना, जिसको हम कहते हैं डायनेमिक्स, पूरा आपको कवर करना है। यू आर कवरिंग वन टॉपिक, सपोज अब ये टॉपिक की पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी आप निकाल लो, उसकी पूरी एनालिसिस आप करो, ऐसे ही टॉपिक्स कवर होंगे। और इसके लिए पता है क्या करना पड़ेगा? इसके लिए यू हैव टू हैव योर ओन हैंड रिटेन नोट्स, कि मैंने एक टॉपिक उठाया और उसकी पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी अपने यहां एक पेज पे बनाई, फिर नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पेज। क्लास में जो चीजें होती हैं, सर मैम क्लास में जो कराते हैं डे वाइज, आई मीन वीकली बेसिस पे, जो भी आपके टॉपिक्स कवर होते हैं उनकी पूरी एनालिसिस आप फिर घर पे बैठ के उसको, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उसकी जो भी सब निकाल के रख रहे हो। अब ये चीज अगेन विल नीड, ये तो आपसे, दीज थिंग्स विल डिमांड सम टाइम फ्रॉम यू। आपको टाइम चाहिए होगा ये सब करने के लिए। बिना, ये 2 महीने का काम नहीं है कि फटाफट से 2 महीने में पूरा सीए हो जाएगा लास्ट 6 से 8 मंथ्स का, नहीं, नॉट पॉसिबल, है ना। स्टैटिक पार्ट मिस नहीं कर सकते, पूरा का पूरा स्टैटिक देखना पड़ता है हर टॉपिक का अगेन। और स्टैटिक का मतलब ऑब्वियसली जो चीजें फिक्स हो चुकी हैं, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल अभी कहा कि T20 वर्ल्ड कप फॉर द फर्स्ट टाइम किसने जीता था, तो वो फिक्स है, वही इंडिया ने जीता था, इंडिया ही रहेगा वहां, फिर वो चेंज होकर ऑस्ट्रेलिया नहीं बनेगा है, राइट। सो कुछ चीजें जो फिक्स है, स्टैटिक वाला पोर्शन, अगेन टॉपिक जो भी आप कवर करते हो उसका स्टैटिक पोर्शन कवर करते हुए जाओगे। एंड मैं फिर से कहता हूं, इसकी प्रॉपर नोट्स बनती हैं, वो डेली बेसिस पे बनती हैं। हर वीक आप 1 से 2 न्यूज कवर करो, उनकी नोट्स बनाओ, 2 न्यूज बस। एंड मैं सीरियसली बता रहा हूं, जिस मोमेंट यू आर थ्रू विद योर 6 मंथ्स ऑफ ड्यूरेशन, आपको किसी भी दूसरे तीसरे नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। व्हेन यू आर इन द मंथ ऑफ अगस्त और सितंबर, और अभी से अगर किसी ने ये काम करना शुरू कर दिया है, वीकली बेसिस पे 2 to 3 टॉपिक्स और उसकी पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी कंगाल के आप अपने नोटबुक में रख रहे हो, व्हेन यू विल बी सिटिंग इन द मंथ ऑफ अगस्त और सितंबर, यू विल बी थ्रू विद योर सीए सेक्शन। एंड इससे स्कोरिंग तो मैं किसी को नहीं मानता, किसी भी सेक्शन को नहीं मानता इससे ज्यादा स्कोरिंग सीए से। कंडीशन अप्लाइड है, यू हैव टू वर्क ऑन दैट सेक्शन, आपको उसको अच्छे से करना पड़ेगा। उसको अच्छे से ना करने की वजह से ही सीए लास्ट में जाके फंसता है। एवरी ईयर वी यूज टू सी सच सिनारियोज एंड कंडीशन, स्टूडेंट्स कहते हैं सर सीए नहीं हो रहा, सीए नहीं हो रहा, क्योंकि शुरू से नहीं कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं लास्ट में बैठेंगे, मैगजीन इंस्टीट्यूट दे ही रही है, सर क्लास में नोट्स दे ही रहे हैं, एक बार पढ़ेंगे सब हो जाएगा। बाबू ऐसे तो चीज़ें नहीं हो पाएंगे ना, वो सारी चीज़ें, कंटेंट आपके दिमाग में भी नहीं रहेगा, राइट। सो सीए जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स होंगी। सब्जेक्ट वाइज अगर मैं आगे बात करूं, लीगल रीजनिंग एक इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है जो हर कोई मिस करता है लीगल के रिगार्डिंग। स्टूडेंट्स आर मोर इनटू द डिटेल्ड टॉपिक्स, जो सिलेबस है, टॉट पढ़ रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हो, आईपीसी एंड जो भी चीज़ें हैं आपकी वहाँ पे, ये लॉ वो लॉ सब कुछ आप पढ़ रहे हो, देख रहे हो, और पता चलता है एग्जाम में उधर से तो क्वेश्चन ही नहीं आ रहे। अभी इस साल भी यही हुआ है, 2026 का पेपर उठा के देखो, है ना। देयर वर, आई गेस देयर वर ओनली 2 पैसेजेस which were based on pure law. The rest of the questions were, I mean, 4 passages were from constitution और general passages. इसके लिए आपको फिर कहाँ काम करना पड़ेगा? So yes, जिसको कहते हैं लीगल अवेयरनेस, जो जजमेंट्स वगैरह आती हैं, जो करंट अमेंडमेंट्स वगैरह होते हैं, बेसिकली जो लीगल न्यूज जो होती है ना, उसको आपको बहुत अच्छे से गो थ्रू करना पड़ेगा। टॉपिक्स को कवर करना है, ऐसा नहीं है
वो टॉपिक्स को कवर करो, बट एज सच बहुत हेवी उस पर डिपेंडेंसी नहीं रहनी चाहिए। लास्ट ईयर भी हुआ है, लास्ट ईयर भी हर साल होता है। आप किसी भी लॉ फैकल्टी से पूछो कि मैम सर लीगल के अंदर लीगल के टॉपिक्स की कितनी वेटेज है, तो दिल टेल यू नहीं सर इतनी तो नहीं लग रही जितनी टॉपिक्स हम कवर करने में लग जाते हैं। सिर्फ उसको करने से नहीं होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर जितने भी होंगे सबको पढ़ो, क्राइम रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं, जो इवेंचुअली जो इवेंट्स हो रहे हैं या जो कहते हैं ना कि करंट जो न्यूज निकल के आती हैं, उनको अच्छे से समझते चलो। एंड ऑफ कोर्स उसके साथ साथ आप बैक करो अपने टॉपिक्स को, तो उनका जो पूरा ब्लेंड जो एक आउटकम निकलेगा वो आपके आई बिलीव लीगल वाले सेक्शन को और अच्छे से इंप्रूव करके लेके जा सकते हैं, जहां से आप मैक्सिमम स्कोर निकाल पाओ। सिर्फ टॉपिक्स के पीछे भागोगे तो जो पिछले 2-3 साल से हो रहा है शायद वो अभी भी आगे हो सकता है आपके साथ। नाउ नेक्स्ट इंग्लिश सेक्शन। 8 मंथ्स की प्रिपरेशन में आपने 4 मंथ्स 6 मंथ्स ग्रामर ही पढ़ लिए, कोई फायदा नहीं होने वाला है। आपको पढ़ना है ग्रामर जरूर पढ़ लो, 2-4 जो टॉपिक्स हैं ग्रामर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उनको पढ़ लो अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट टू मैं समझता हूं अंडरस्टैंडिंग के लिए, बिकॉज वहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस ऐसा इतने आते नहीं है। वर्कआउट आपको जो करना है वो कॉम्प्रिहेंशन पे करना है एंड वोकैब पे करना है, इस पे तो काम करना ही पड़ेगा। और इसके लिए अगेन यू हैव टू गो इनटू द डिटेल। ये चीज एक क्लास के अंदर इंप्रूव नहीं होती। देयर इज अ कॉम्प्रिहेंशन की क्लास, जैसे 4-5 क्लासेस हो रही हैं और फिर उसके बाद रेगुलर क्लासेस हो रही हैं, लेकिन वो क्या 5-10 क्लासेस में भी हो जाएगा? नहीं होगा। इसके लिए अगेन आपको टाइम तो चाहिए, आपकी खुद की टाइम चाहिए। क्लास के अलावा आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे, पैसेजेस की रीडिंग करनी पड़ेगी, इंग्लिश को इंप्रूव करना पड़ेगा। रीडिंग इज अल्टीमेटली अ फैक्टर, है ना। लीगल के अंदर भी, यहाँ इंग्लिश के अंदर भी, फॉर दैट मैटर रीजनिंग के अंदर भी आपको रीडिंग पे तो काम करना ही होता है ना। सो इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ज़्यादा हेवी नहीं, बट हाँ टाइम चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें टाइम के साथ ही इंप्रूव होती हैं ग्रेजुअली। लॉजिकल रीजनिंग, सो क्रिटिकल पे हर कोई जानता है, हर कोई कहता है क्रिटिकल पे काम करो, क्रिटिकल पे काम करो। मैं भी कहता हूँ यस क्रिटिकल पे काम करो, छोड़ना नहीं है। बट अभी एक बार 2026 का पेपर देख लेना, एंड अकॉर्डिंग टू मी देयर वाज नॉट इवन अ वन सिंगल क्वेश्चन फ्रॉम क्रिटिकल रीजनिंग, एक सिंगल नहीं। देयर वाज वन केसलेट, उसको मैं बार बार केसलेट कह रहा हूं, वो कहीं से भी क्रिटिकल रीजनिंग नहीं थी, जिसमें वो थीफ वाली स्टोरी थी और हमें फाइंड करना था कि कहाँ कौन क्या कैसे हुआ, उसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस थे। सो डिटेक्टिव वाली जहां फीलिंग आती है। इनफैक्ट पीछे भी ऐसा देखा गया है रीजनिंग के सेक्शन में अगेन कि क्रिटिकल की चीजें बहुत हेवी अमाउंट में नजर नहीं आती। एंड इसके साथ साथ अब एक जो बड़ा चेंज है, जो आई गेस अब शायद मे बी इस साल से स्टूडेंट जरूर फॉलो करेंगे, लास्ट ईयर तक तो सुन नहीं रहे थे, बट अब शायद जरूर फॉलो करेंगे, इज दैट एनालिटिकल रीजनिंग एज वेल। और मैं फिर से यहां एनालिटिकल रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको एक बार देखना है। इससे ज्यादा चाहो तो क्लैट के लिए मत देखना, बट दिस इज नॉट फॉर एलेट, ये क्लैट के पॉइंट ऑफ व्यू से है। एनालिटिकल रीजनिंग में इन टॉपिक्स को प्लीज एक बार करके जाना। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 टॉपिक्स मस्ट डू है। और यही मैं आपको बता दूं, 6 क्वेश्चंस वर देयर ब्लड रिलेशन से। अभी अल्फाबेट से ये जो सीरीज और एनालॉजी है ना, यही अल्फाबेट वाला आपका टॉपिक आता है। सो अल्फाबेट से देयर वर 6 क्वेश्चंस, पजल से देयर वाज 7 क्वेश्चंस, और ये 2026 की बात हो रही है ना। सो इन माय सजेशन आई बिलीव आपको अब एनालिटिकल रीजनिंग तो कर ही लेना चाहिए। और फिर से बहुत हेवी, बहुत ज्यादा डीप डिटेल सिलेबस नहीं है इनकी, यही 5 6 7 टॉपिक्स आर देयर। मैथ्स के अंदर जैसे मैंने डीआई में बताया था, आप प्लीज इन टॉपिक्स को कवर करके जाना। और अगर ना यकीन हो तो प्रीवियस ईयर पेपर को देख लेना। और ये सिर्फ इस साल की बात नहीं है, 2026 की बात नहीं है, 2025 में भी देयर वर सो मेनी स्टूडेंट जिन्होंने एनालिटिकल देखा ही नहीं, एंड दे हैव आस्क्ड 7 क्वेश्चंस फ्रॉम सिटिंग अरेंजमेंट टॉपिक। यहां से सिटिंग अरेंजमेंट से उन्होंने 7 क्वेश्चंस पूछे थे, राइट। और एकदम से बहुत सारा, और सबसे बड़ी चीज क्या होती है ना, रीजनिंग के अंदर एनालिटिकल रीजनिंग ये ऐसा सेक्शन है जो आपके स्कोर को यहां से एकदम से शूट अप करता है। यहां क्रिटिकल से शूट अप नहीं होगा स्कोर आपका, और इस बार यही हुआ है बेसिकली पेपर में। जिन लोगों की एनालिटिकल अच्छी थी उन्होंने इधर से फुल स्कोर निकाले, 17 16 15 ऐसा, और जिन्होंने क्रिटिकल पे पूरी डिपेंडेंसी रखी उनको आया 0, और यही पूरा का पूरा वो गेम चेंज हो जाता है। जहां पे एक स्टूडेंट आपसे 15-17 मार्क्स के ग्रेस को लेके जाता है, मार्जिन क्रिएट करता है, वो क्यों? बिकॉज ऑफ एनालिटिकल रीजनिंग। तो प्लीज अभी इस बार आई होप
स्टूडेंट्स ये अपील, ये पॉइंट भी समझेंगे कि क्रिटिकल तो करना ही करना है, और इसमें भी पैसेज वाले क्रिटिकल के अंदर जो हमारे टॉपिक्स होंगे, टॉपिक्स पे तो ऑब्वियसली वो क्लियर है, आपको आर्गुमेंटेशन, एजम्पशन, कंक्लूजन, इन्फ्रेंसेस, थीम रिडक्शन वगैरह वो सब करना है। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है पीबीसीआर, जिसे हम कहते हैं पैसेज बेस्ड क्रिटिकल रीजनिंग। ये स्टेटमेंट वाली नहीं होती क्लैट की, जैसा आप एलिट के एग्जाम में देखते हो स्टेटमेंट और पैराग्राफ बेस्ड, वो चीज यहां पे नहीं होती। तो इसके अंदर आपको हार्डकोर पैसेज बेस्ड रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी होगी। ऑफ कोर्स उसके लिए आपको टॉपिक्स को पहले कवर करना होगा, और जैसे एज आई सेड पीछे मैथ्स के लिए भी, लीगल के लिए भी और रीजनिंग के लिए भी आपको अलग से एक बुक मिलती है जो पीबीसीआर की होती है। वी यूज टू प्रोवाइड आवर स्टूडेंट्स, आई गेस बाकियों को भी ऐसी ही मिलती होंगी हर जगह से। तो वो बुक आपको आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। उस तरीके के प्रैक्टिस सेशंस आपको चाहिए होंगे। सिर्फ वो स्टेटमेंट बेस्ड जो रीजनिंग होती है, क्रिटिकल रीजनिंग, वो नहीं चलेगी। स्टेटमेंट या पैराग्राफ भी ले लो, सिर्फ ये करने से बात बनेगी नहीं। ये चीजें एलेट वगैरह और दूसरे एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट है, बट क्लैट के लिए नहीं। अब ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब 2026 को छोड़ दो, उसके पीछे वाले जो ईयर्स हैं उधर उन्होंने जो रीजनिंग के अंदर क्वेश्चंस पूछे हैं वो जरूर क्रिटिकल के रहे हैं, काफी सारे, नॉट ऑल, तो ठीक ठाक क्वेश्चंस। सो दिस इज आई बिलीव इंपॉर्टेंट डिस्कशन, दिस वाज इंपॉर्टेंट डिस्कशन, सब्जेक्ट ओरिएंटेड डिस्कशन जिसे हम कहते हैं। और ये सारी चीजें आपको प्रिपरेशन में जाने से पहले दिमाग में रखनी पड़ेगी। इसके लिए वंस अगेन यू नीड सम टाइम। एंड द लास्ट पॉइंट, रिजल्ट। भाई रिजल्ट तभी आएगा जब आपका स्कोर आएगा, है ना। तो स्कोर क्या होती है, आप अपने दिमाग में 100 प्लस का स्कोर लेके चलो टू गेट टियर 1। मैं सिर्फ एनालिस्ट की बात नहीं करता, 100 के आसपास स्कोर है, 100 प्लस में हो तो आपको टियर 1 मिल जाएगा आउट ऑफ 120। और 100 के लिए जो नीड और रिक्वायरमेंट, 100 कहने में कुछ नहीं जाता 100, बट जो नीड, डेडिकेशन, जो रिक्वायरमेंट है वो मैंने पीछे डिस्कस कर दिया। सो प्लीज उन सारे पॉइंट्स को कवर करना पड़ेगा आपको। एंड फॉर दिस स्कोर लास्ट में, लास्ट नहीं, आपके कुछ प्रिपरेशन के कुछ टाइम बाद ही जो आपको स्टार्ट करना चाहिए वो आप ये होगा, यानी मॉक्स। Until unless you are not having your mocks, चाहे 1 साल की प्रिपरेशन कर लो, 6 महीने की प्रिपरेशन कर लो, 2 years की प्रिपरेशन कर लो, कोई फायदा नहीं होने वाला, कोई फायदा नहीं। अगर आप वो ऑप्टिमम नंबर ऑफ मॉक्स नहीं लगाते, 50-60 मॉक्स इन ईयर, तो फिर बात बनने से रही। वो 5-10 मॉक्स से कुछ बात बनने का है नहीं, है ना। तो मॉक्स आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर स्कोर इंप्रूवमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड मॉक्स में स्कोर की इंप्रूवमेंट होती है स्पीड से, फिर से, और स्पीड के लिए आपको टाइम तो देना पड़ेगा बॉस। 2 महीने की जर्नी नहीं है या 6 महीने की जर्नी नहीं है, इसमें टाइम चाहिए होती है डेडिकेशन के साथ, राइट। सो रिजल्ट तक पहुंचने के लिए ये सारे ही फैक्टर पे आपको काम करना पड़ेगा। आई होप, आई बिलीव सेशन में कुछ बातें यूजफुल लगी होंगी। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।